नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के गहराइयों में उतरेंगे, खास तौर पर 1857 के विद्रोह और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर पर, जिसे नरमपंथी या उदारवादी चरण भी कहा जाता है। ये वो दौर था जिसने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय की। चलिए इस महत्वपूर्ण दौर को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1857 के विद्रोह से। उस समय तक अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें काफी मजबूत कर चुके थे। व्यापारी बनकर आए थे लेकिन शासक बन बैठे थे। माहौल में एक तरह का असंतोष तो था ही, लेकिन वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस बड़े विद्रोह को भड़का दिया? देखिए, वो चिंगारी थी 1856 में आई नई एनफील्ड राइफल। इन राइफलों में जो कारतूस इस्तेमाल होते थे उन्हें लूट करने से पहले दांतों से खोलना पड़ता था। अब अफवाह ये फैली और काफी जोरों से फैली कि इन कारतूसों के बाहरी खोल पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा है। ओहो! जाहिर है इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के सैनिकों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। हाँ, ये धार्मिक भावनाओं का आहत होना एक बहुत बड़ा कारण बना और इसी संदर्भ में मंगल पांडे का नाम उभर कर आता है ना? बिल्कुल। 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में वहां तैनात 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, मंगल पांडे। उन्होंने इन चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक खुली चुनौती थी। नतीजतन उन्हें गिरफ्तार किया गया और बहुत जल्द 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल? जी। मंगल पांडे की ये शहादत उस बारूद के ढेर में कह सकते हैं पहली चिंगारी साबित हुई। तो मंगल पांडे की शहादत ने माहौल को और गर्मा दिया। लेकिन विद्रोह की औपचारिक शुरुआत एक संगठित रूप में कहां से और कब मानी जाती है, ये तारीख और जगह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। हाँ, विद्रोह की विधिवत शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई। सैनिकों ने खुले तौर पर विद्रोह कर दिया, अपने अधिकारियों पर हमला किया और दिल्ली की ओर कूच कर गए। मेरठ से दिल्ली? जी। ये तारीख 10 मई 1857 और स्थान मेरठ ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। एक और अहम तथ्य जो याद रखना चाहिए वो ये है कि इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये नाम भी महत्वपूर्ण है। जी। मेरठ से शुरू होकर ये विद्रोह की आग फिर तेजी से उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में फैली। अलग अलग जगहों पर इस आंदोलन को स्थानीय नेताओं ने नेतृत्व दिया। चलिए कुछ प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं पर नजर डालते हैं। दिल्ली में किसने कमान संभाली थी? दिल्ली पहुंचकर विद्रोही सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता घोषित कर दिया। जी। हालांकि वे काफी बूढ़े हो चुके थे और हिचक भी रहे थे, लेकिन उन्हें इस विद्रोह का एक प्रतीकात्मक प्रमुख बनाया गया। अच्छा, प्रतीकात्मक। जी। इसे याद रखने का एक तरीका यह भी बताया जाता है कि दिल्ली भारत का दिल है और दिल तो बहादुर होना ही चाहिए। हाँ, ये सही है। दिल्ली बहादुर शाह जफर। जी। दिलचस्प तरीका है। कानपुर में कौन थे मुख्य नेता? कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के बहुत विश्वस्त सहयोगी तात्या टोपे के हाथों में था। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, ये नाम भी आता है परीक्षाओं में। बिल्कुल। इसे याद रखने के लिए सोच सकते हैं कानपुर यानी कान, और कान पर हम ठंड में टोपी लगाते हैं। कान पर टोपी, कानपुर तात्या टोपे। ठीक है जी। और लखनऊ जो अवध की राजधानी थी? लखनऊ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। बेगम हजरत महल। हाँ, इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका बताया जाता है। लखनऊ का लक, जिसका लक अच्छा हो उसे अच्छी बेगम मिलती है। हाँ, ये वाकई मजेदार है। लखनऊ, बेगम हजरत महल। जी। झांसी का जिक्र आते ही तो एक ही नाम जहन में आता है। बिल्कुल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया। उनकी कहानी तो भारतीय इतिहास में अमर है। सही बात है। बिहार में भी विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र था जगदीशपुर। हाँ, जगदीशपुर बिहार में। वहां स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह ने काफी उम्रदराज होने के बावजूद अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। उनका नाम खासकर बिहार की परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कुंवर सिंह जी। और एक और नाम याद आता है बरेली से। हाँ, बरेली। बरेली में रोहेलखंड के भूतपूर्व शासक के वंशज खान बहादुर खान में विद्रोह का नेतृत्व किया।
इसे याद करने के लिए बरेली की बर्फी की जगह बरेली की रेल सोचें। और रेल कहाँ से कोयला लाती है? खान से। अच्छा, बरेली की रेल, खान से कोयला। बिल्कुल। तो बरेली खान बहादुर खान, ये तरीके याद रखने में मदद करते हैं। जी बिल्कुल। इतने सारे नेता, इतनी जगहों पर, इतना जबरदस्त संघर्ष, लेकिन फिर भी ये विद्रोह पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, इतनी वीरता और बलिदान के बावजूद विद्रोह के असफल रहने के पीछे कई कारण थे। सबसे प्रमुख था एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और संगठन का अभाव। केंद्रीय नेतृत्व की कमी। जी, बहादुर शाह जफर नाम मात्र के नेता थे, लेकिन वो पूरे आंदोलन को प्रभावी ढंग से निर्देशित नहीं कर सके। अलग अलग नेता अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे। उनके लक्ष्य भी ज्यादातर स्थानीय थे और उनमें आपसी समन्वय और एक साझा रणनीति की भारी कमी थी। मतलब एकता और एक स्पष्ट राष्ट्रव्यापी योजना की कमी ने अंग्रेजों का काम आसान कर दिया। बिल्कुल सही। इसके अलावा विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल पाया। दक्षिण भारत और पंजाब का बड़ा हिस्सा इससे काफी हद तक अछूता रहा। कई भारतीय शासकों और जमींदारों ने तो विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। अच्छा, ऐसा भी हुआ? फिर अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर संचार साधन थे, जैसे टेलीग्राफ, जिससे वो जल्दी सूचनाएं पहुंचा सकते थे, और उनकी एक एकीकृत कमान थी। इन सब वजहों से वे धीरे धीरे एक एक करके विद्रोह के सभी केंद्रों को दबाने में कामयाब रहे। तो 1857 का विद्रोह भले ही अपने तात्कालिक लक्ष्य में सफल ना हुआ हो, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और भविष्य के लिए एक बड़ा सबक सिखाया। शायद यही सबक था कि बिखरे हुए विरोध की बजाय एक संगठित मंच की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लेकिन भारतीयों के बीच भी ये चेतना जागी कि अगर अंग्रेजी हुकूमत से अपनी बात मनवानी है या अपने अधिकार हासिल करने हैं, तो एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन बनाना होगा। इसी सोच ने असल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जमीन तैयार की। और फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। ये भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल, या वायसराय कहना चाहिए अब? हाँ। और इसके पीछे मुख्य व्यक्ति कौन थे? हाँ, 1858 के बाद वायसराय कहा जाने लगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन? जी, ये नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के गठन में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, मतलब एओ ह्यूम की निर्णायक भूमिका थी। एओ ह्यूम? हाँ, उन्हें हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का सन्यासी भी कहा जाता है। ह्यूम ने भारत के विभिन्न हिस्सों के नेताओं को एक साथ लाने में मदद की। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने की? ये भी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं। हाँ, ये जरूरी है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई, जो अब मुंबई है, वहां के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। अच्छा, ये बात है। जी। और इसकी अध्यक्षता कलकत्ता के एक प्रसिद्ध वकील व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी ने की थी। शुरुआत में इसमें सिर्फ 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सिर्फ 72? हाँ, लेकिन ये 72 लोग पूरे भारत के शिक्षित मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और ये एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी, एक बहुत बड़ी शुरुआत। 72 लोगों से शुरुआत होकर ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ा? कुछ शुरुआती महत्वपूर्ण अधिवेशन और अध्यक्षों का भी जिक्र मिलता है। हाँ बिल्कुल। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादाबाई नौरोजी ने की। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। फिर तीसरे अधिवेशन जो 1887 में मद्रास में हुआ, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। और चौथे अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। अच्छा, पहले मुस्लिम और पहले अंग्रेज अध्यक्ष। जी। ये शुरुआती अधिवेशन दिखाते हैं कि कांग्रेस एक अखिल भारतीय और धर्मनिरपेक्ष संगठन बनने का प्रयास कर रही थी, जिसमें अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों के लोग शामिल थे। कांग्रेस के इस शुरुआती दौर
यानी लगभग 1885 से 1905 तक के काल को नरमपंथी या उदारवादी युग कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये सब इस दौर के प्रमुख चेहरे थे। इनकी कार्यशैली या विचारधारा क्या थी? इन्हें नरमपंथी क्यों कहा जाता है? देखिए, इन नेताओं को नरमपंथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में कम से कम शुरुआत में काफी विश्वास था। वे मानते थे कि अगर भारतीयों की मांगों और समस्याओं को सही तरीके से, मतलब तर्क के साथ, ब्रिटिश सरकार और जनता के सामने रखा जाए तो वो जरूर सुधार करेंगे। अच्छा, उन्हें ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पे भरोसा था? हाँ, एक हद तक। इसलिए इनकी कार्यपद्धति मुख्यतः प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, ज्ञापनों, प्रतिनिधि मंडलों और भाषणों तक सीमित थी। वे संवैधानिक दायरे में रहकर ही प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे थे। जैसे कि किस तरह के सुधार? जैसे सिविल सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, विधान परिषदों का विस्तार करना और सरकारी खर्चों में कमी लाना। वे पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहते थे। इसी नरमपंथी दृष्टिकोण का एक बड़ा उदाहरण था दादा भाई नौरोजी का ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाना। ये कैसे हुआ? जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। दादा भाई नौरोजी लगातार भारत की गरीबी और शोषण के मुद्दे को इंग्लैंड में उठा रहे थे। 1892 में उन्होंने इंग्लैंड के फिन्सबरी सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। वाह, ये तो बड़ी बात थी। बिल्कुल, वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। इसे नरमपंथियों ने अपनी रणनीति की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा कि वे ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर ही भारत के पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं। लेकिन क्या सभी लोग कांग्रेस की इस नरम नीति से सहमत थे? यहीं पर शायद गरमपंथी या उग्रवादी विचारधारा के बीज भी नजर आने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जैसे समय बीतता गया और नरमपंथियों की याचिकाओं का कोई ठोस नतीजा, मतलब जल्दी नतीजा नहीं निकला, तो कांग्रेस के भीतर ही एक वर्ग ऐसा उभरा जिसे लगने लगा कि सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें लगा कि अंग्रेज सिर्फ दबाव की भाषा समझते हैं। दबाव की राजनीति? जी, यहीं से गरम दल या उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ, जिसके प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल। लाल बाल पाल? लाला लाजपत राय। पंजाब से लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से बिपिन चंद्र पाल। इनके साथ अरविंद घोष का नाम भी प्रमुख है। ये नेता आत्मनिर्भरता, स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार जैसे ज्यादा आक्रामक तरीकों पर जोर देने लगे। अच्छा। हालांकि 1905 तक नरमपंथियों का ही दबदबा रहा, लेकिन ये वैचारिक मतभेद आगे चलकर 1907 में कांग्रेस के सूरत विभाजन का कारण बना। वो एक अलग कहानी है। दिलचस्प है कि नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने भी लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। ये दिखाता है कि नरमपंथी भी आलोचना करते थे, भले ही उनका तरीका अलग था। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। गोखले उदारवादी होते हुए भी कर्जन की दमनकारी और साम्राज्यवादी नीतियों के कटु आलोचक थे। उनकी ये तुलना दिखाती है कि नरमपंथी ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से हिचकते नहीं थे, लेकिन उनका जोर संवैधानिक विरोध और तर्कों पर ज्यादा था, बजाय जन आंदोलन या सीधी टकराव के। वो व्यवस्था के भीतर रहकर सुधार चाहते थे, जबकि गरमपंथी व्यवस्था को चुनौती देना चाहते थे। ये मूल अंतर था। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने 1857 के विद्रोह के मूल कारणों को समझा, खासकर वो एनफील्ड राइफल वाला मुद्दा, मंगल पांडे की शहादत और 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की औपचारिक शुरुआत को जाना। फिर हमने दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और बरेली में खान बहादुर खान जैसे प्रमुख केंद्रों और नेताओं को याद किया, और ये भी समझा कि केंद्रीय संगठन और समन्वय की कमी विद्रोह की असफलता का एक बड़ा कारण बनी। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि कैसे 1857 के अनुभव ने एक संगठित राजनीतिक मंच की जरूरत पैदा की, जिसके चलते 1885 में एओ ह्यूम के प्रयासों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड डफरिन उस समय वाइसराय थे। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ।
व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। हमने कांग्रेस की शुरुआती यानी उदारवादी चरण 1885 से 1905 पर बात की, जिसके नेता जैसे दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले याचिकाओं और संवैधानिक तरीकों से सुधारों की मांग कर रहे थे। हाँ, दादाभाई नौरोजी का ब्रिटिश संसद में चुना जाना भी इसी दौर की घटना है जी। और हमने ये भी नोट किया कि विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जबकि कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। ये छोटे छोटे तथ्य भी काफी महत्वपूर्ण हैं। 1905 तक एक तरह से भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने का काल था। 1857 ने जहां सशस्त्र विद्रोह की कह सकते हैं सीमाओं को दिखाया, वहीं कांग्रेस के उदारवादी चरण ने राजनीतिक चेतना जगाने और भारतीयों को एक मंच पर लाने का काम किया। भले ही उदारवादियों के तरीके धीमे लगे हों और बाद में उनकी आलोचना भी हुई हो, लेकिन उन्होंने आने वाले संघर्ष के लिए एक जमीन तैयार की, जिस पर चलकर आगे गरमपंथियों और फिर गांधी जी ने आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बेहद अहम मोड़ पर 1857 का विद्रोह और कांग्रेस का उदारवादी चरण। उम्मीद है इस चर्चा से आपको इन घटनाओं और उनके महत्व को समझने में मदद मिली होगी। आने वाले समय में हम उग्रवादी चरण और फिर गांधीवादी युग पर भी गहराई से बात करेंगे। और जाते जाते सवाल सजने के लिए छोड़ जाते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर 1857 के विद्रोह में बेहतर समन्वय होता, एक सर्वमान्य नेता होता और उसका फैलाव ज्यादा व्यापक होता, तो क्या भारत का इतिहास वैसा ही होता जैसा आज है? या फिर क्या उदारवादियों की वो प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट वाली नीति, जिसे बाद में राजनीतिक भिक्षावृत्ति तक कहा गया, क्या उसका कोई ऐसा अप्रत्यक्ष या दीर्घकालिक योगदान था जिसे हम अक्सर कम आंकते हैं? अगली बार तक इन पहलुओं पर विचार करते रहिएगा।